नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी। और हमारे साथ हैं आज अशोक बालियान जी। पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं। किसान आंदोलन के समय कृषि कानूनों को लेकर हमने इनसे विस्तार से चर्चा की थी। और पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब उस समय हमने एक जाटों की मीटिंग अमित शाह जी ने विशेष रूप से बुलवाई थी। और उसमें अशोक बालियान जी गए थे, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज काफी समय के बाद उनसे चर्चा हो रही है। जीएम सरसों को लेकर एक हमने वीडियो बनाया था इनके साथ। काफी जानकार हैं और आंख नाक कान सब खुले रखते हैं। तो जो हालात देश के हैं इस समय, जो देश में घटित हो रहा है, उन चीजों पर भी बड़ी बारीक नजर रखते हैं। और अशोक जी ने अपनी फेसबुक पर एक बड़ी दिलचस्प पोस्ट आज लिखी। और उस पोस्ट को देखने के बाद मुझे उनसे बात करने का ख्याल आया, क्योंकि बहुत समसामयिक विषय पर अशोक जी आज आपने लिखा। जो जी जी। खालिस्तान को लेकर एक बार फिर से पंजाब में सिर उठाने लगी हैं ताकतें, उसको आपने कृषि कानूनों के समय जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चले, उससे जोड़ते हुए आपने इस चीज को देखा है। तो मुझे बताइए अशोक जी, जो आपकी पोस्ट पढ़ी, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी, लेकिन आप ये बताइए कि आप इसको, जो अभी खालिस्तान का अभी पहला घटनाक्रम एक बड़ा हुआ है कि थाने पे कब्जा कर लिया गया पंजाब में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसकी असल में आपको इसकी शुरुआत कहां से होती हुई नजर आ रही है? देखिए ये शुरुआत वैसे तो कुछ वर्ष पहले लंदन में जब इसको दोबारा से रेफरेंडम के नाम से किया था कि भाई हम इस पे फिर लोगों की राय लेंगे कि खालिस्तान लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं ऑनलाइन। उसी दौर में ये कृषि कानूनों के जब ऑर्डिनेंस आए, ऑर्डिनेंस के बाद में फिर ये सितंबर के आसपास ये फिर लॉ के रूप में आए। तो तब ये जो सिख जस्टिस फोरम है तब ये सक्रिय हो चुका था पंजाब में। और वो अगर सीधा इस आंदोलन को हवा देता तो मैं समझता हूँ कि उनका ये मानना था कि इसको जल्दी से लोगों के बीच में नहीं फैला जा सकता। तो उन ताकतों को, उन अलगाववादी ताकतों को जो विदेशों में हर्षी बैठी हुई थी, उन लोगों को ये किसान आंदोलन एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया कि इसमें देश की सरकार को गालियां दो, देश को अस्थिर करने वाली ताकतें सारी एकजुट हो गई। और किसान आंदोलन में पंजाब के युवाओं को भी देश की सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ ये है, एक तरह से उनमें अलगाववादी भावनाओं को भरने का काम, पर्दे के पीछे जो गैंग काम करता है दुनिया में अलगाववाद पर, वो सारा कर रहा था। और बड़े किसान नेता जो इस आंदोलन में शामिल थे, मैं सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे किसान नेताओं के उस वक्त पर भारत सरकार के संज्ञान में भी आया था कि ये देशी और विदेशी फंडिंग ले रहे हैं। और उस वक्त हर्षी एक मुकदमा भी दिल्ली में कायम हुआ था और उसकी जांच के लिए एनआईए की टीम विदेश भी गई थी। लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन के बाद में कृषि कानूनों की समाप्ति पर उसकी घोषणा हो गई थी कि सरकार उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक देशी विदेशी फंडिंग पर आधारित अलगाववाद का आंदोलन जो आज हमें पंजाब में, जिस पर मैंने आज लिखा है, ये देखने को मिल गया है। हम और आप अगर 80 से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 तक, और 84 के बाद में तब तक ये आतंकवाद पूरी तरह से वहां समाप्त नहीं हुआ केपीएस गिल के द्वारा, के बीच को देखें तो कुछ कुछ शुरुआत हम वहीं जा रहे हैं जहां 80 से और 84 के बीच में हम जा रहे थे। आपने एक बात बताई कि इसमें एक मुकदमा भी दाखिल हुआ था और एनआईए ने उसकी जांच भी की थी। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखिए ये उस वक्त जब ये विदेशी फंडिंग का एक दूसरे पर आरोप कुछ संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने भी लगाया था, तो उस वक्त फिर एनआईए के कान खड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पर विदेशों से जो भारतीय में आ रहे थे और सीधे तीनों बॉर्डर पर जा रहे थे हर चीज। और ये बात निश्चित तौर पर देश की खुफिया एजेंसी के सामने आई थी कि वो डॉलर के रूप में भी दे रहे थे और किसी न किसी माध्यम से अन्य जो उनके रिसोर्सेस होंगे उनके माध्यम से फंडिंग कर रहे थे। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में शुरुआत में तो इतनी लग्जरी चीजें थी कि कोई भारत का इसको जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति है, वो भी ऐसे आंदोलन को नहीं कर सकते जैसा आंदोलन किसान आंदोलन आपने दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर देखा होगा।
तो वो मुकदमा भारत सरकार ने इसीलिए दर्ज किया था कि उनको खुफिया इनपुट ये मिल रहा था कि इसको विदेशों में बैठी अलगाववादी ताकतें बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है। आप देख रहे होंगे बहुत भव्य तरीके से वहां किसानों की जो भी उस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको उन पर धन खर्च किया जा रहा था, जबकि जितने आंदोलन उससे पहले मैंने और आपने भी बहुत सारे आंदोलन, आप युवा थे तब आप सारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन को भी आपने कवरेज किया। वो सारा आंदोलन किसानों के पैसे पर, गांव से चंदे के पैसे पर चलता था, न वो किसी पॉलिटिकल पार्टी न किसी अलगाववादी ताकतों के या विदेशी देशी फंडिंग के प्रभाव में नहीं चलता था। लेकिन ये दिल्ली की सीमा पर 13 महीने जो आंदोलन चला है, ये सारा का सारा आंदोलन इस तरह के इनपुट भारत सरकार को मिल रहे थे कि इसमें बड़े पैमाने पर अलगाववादी ताकतों की फंडिंग चल रही है और इसीलिए ये मुकदमा कायम हुआ था। आपने देखा होगा कि उस वक्त कनाडा में जो शुरुआत हुई थी, आज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बना जा रहा है। आखिर कौन ताकतें हैं? वही तो ताकतें थी जो भारत में उस वक्त फंडिंग कर रही थी। इनका फंडिंग करने, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन शुरू होने के बाद ये ताकतें इसमें सक्रिय हुई, इन्हें अपना इसमें क्या फ्यूचर नजर आया? नहीं, देखिए ये सक्रिय, आपके ध्यान हो कि ये सक्रिय सितंबर में जब शुरू में पंजाब के किसान नेता तो पहले पंजाब में पटरी पर बैठे थे वहां, उसके बाद ही आंदोलन हर्षी दिल्ली आए। उस वक्त जो अलगाववादी नेता जो अमेरिका में बैठा हुआ है पुन्नूकर, उसने ये कहा था कि जो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेगा उसको सिख जस्टिस फोरम उसको फंडिंग करेगा। और उसने ये घोषणा की थी कि जो भी हम ऑनलाइन चलाएंगे कि कितने सिख इसको खालिस्तान को चाहते हैं उनको फंडिंग करेंगे। तो ये तो उसी वक्त सक्रिय हो गया था। हाँ, दिल्ली के बॉर्डर पर जैसे जैसे किसान संगठन आते चले गए और वो 30-32 से लेकर फिर 40 तक हो गए थे, तो इसके बाद तो फिर बड़े पैमाने पर भारत में आपने देखा होगा कि एनआई जो हमारे जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनका दिल्ली आगमन हुआ और यहाँ तक भी करना पड़ा हर्ष जी के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारत सरकार को वीजा बंद करने पड़े। यहाँ तक भी भारत सरकार को उस वक्त करना पड़ा था जब बड़े पैमाने पर वो फंडिंग आ रही थी और वो लोग यहाँ आकर अपना समर्थन कर रहे थे और वहां अपने लंगर भी लगा रहे थे। लंगर लगाना किसानों को आंदोलन में खाना देना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत उद्देश्य से अगर कोई लंगर लगाया जा रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है तो वो निश्चित तौर पे न देश के हित में है और न देश के किसानों के हित में है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद जो कृषि कानून खैर वो वापस ले लिए गए पंजाब चुनाव से पहले। पंजाब में बड़ी उथल पुथल हुई, वहां पे कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए। कैप्टन अमरिंदर जिन्हें कहा जाता था कि वो राष्ट्रभक्त आदमी हैं, क्योंकि सेना में रहे हैं कैप्टन साहब, तो वो उनका हमेशा से ये मानना था कि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और यहाँ पर किसी भी ऐसे अनजान आदमी को, उन्होंने इवन चरणजीत चन्नी उन्हीं के पार्टी के जो सीएम बनाए थे उनका भी विरोध किया था कि भाई ये नहीं संभाल पाएंगे। और अब कुछ वही चीजें जब वहां बाद में चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अब वही चीजें सामने आने लगी हैं। तो इन सब लोगों की जो पहुंच है, जिन लोगों ने पहले कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, फंडिंग की, इन लोगों के पॉलिटिकल संबंध भी साम उजागर हो रहे हैं। इसका मतलब तो आपके ध्यान होगा उस वक्त एक शिव कुमार काका जी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता थे और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं चरूनी साहब, उन पर 10 करोड़ रुपए लेने का एक आरोप कांग्रेस के एक बड़े लीडर पर जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर लगा था कि इन्होंने इस आंदोलन में सरकार को अस्थिर करने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए। ये हमने नहीं लगा, न आपने लगा, वो आपस में लगाया था उन्होंने, किसी एजेंसी ने लगा, ये उन्होंने लगा था। लेकिन ये बदकिस्मती रही कि इन सब आरोपों की जांच होनी चाहिए थी और जांच होनी चाहिए भी, वरना जो आज पंजाब में हो रहा है वो उसी किसान आंदोलन में हमारे पंजाब का जो आम युवा है वो फिर उसको उस तरफ ले जाया जा रहा है जिस तरफ भिंडरावाला सन 80 के दौर में लेकर गया था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जो कल 2 दिन तक ये अमृतसर में हुई है कि एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी घटना
कि आप किसी छोटे से मामले में, मारपीट के मामले में, पुलिस किसी को उठाकर लाई, हजारों की भीड़ थाने पे चढ़ती है, पुलिस वालों को पीटकर अंदर थाने में बंद कर देती है, उसके बाद पुलिस कमिश्नर वहां आके उनकी हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं भाई हम इसे कल छोड़ देंगे। ये तो मेरे ख्याल में आईपीसी का जो, जब से ये कानून बना है हिंदुस्तान का, शायद ये पहली घटना है इस तरह की। हाँ, ये तो हर चीज हथियारबंद लोगों के साथ वो पुलिस कप्तान को वहां धमका रहे हैं। हाँ। ये कभी नहीं हुआ कि कोई हथियारबंद लोग पुलिस को धमकाए जाकर, जो जो खुलेआम गोलियों का प्रदर्शन और कर रहे थे अपने पंजाब हथियारों पंजाब का। की पुलिस को बहुत बढ़िया पुलिस माना जाता था। नहीं, पंजाब की पुलिस तो हमारी पंजाब की पुलिस हो या पंजाब का आम नागरिक हो, उनके बारे में तो हम सारी दुनिया जानती है कि उनका बलिदान को कोई भुला नहीं सकता। वो चाहे हमारी सीमा पर हो या हमारे देश जब गुलामी में जीता था तब मुगलों के खिलाफ टक्कर लेने में कोई इनका सानी नहीं है दुनिया में। लेकिन उस कौम को इस किसान आंदोलन में और इस अलगाववादियों ने फंडिंग करने के बाद में फिर एक बार गुमराह करने का काम शुरू किया है। और इसीलिए आज मुझे ये पोस्ट लिखनी पड़ी कि कम से कम समय रहते हुए हमें करना पड़ेगा। अगर हर चीज हम एक घटना को मैं आप बताऊं कि पंजाब में थानों से इस तरह शुरू हुई घटना में, जब डीआईजी अटवाल साहब की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त उसकी उनकी बीबी 3 घंटे तक रोती रही। उनकी डेड बॉडी को उठाने की पंजाब पुलिस की हिम्मत नहीं हुई थी। तब उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री को टेलीफोन कर भिंडरावाले से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप डीआईजी अटवाल की डेड बॉडी को उठाने के लिए पुलिस की मदद करें। बताओ, ये हम नहीं चाहते, ना पंजाब का कोई व्यक्ति चाहता कि पंजाब उस दौर में जाए। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा फिर 20 मार्च से दिल्ली में आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस बार तो हालांकि उसको इस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन 13 महीने में जो पंजाब के युवाओं के मन में जो उन्होंने देश की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने की जो बातें उनके मन में भरी थी, आज अमृतपाल सिंह उसी चीज का फायदा उठा रहा है। और आपके ये ध्यान भी होगा कि 26 जनवरी को किस संगठन के दीप सिद्धू थे, उसी संगठन के तो आज अमृतपाल सिंह प्रमुख बने हुए हैं। सही मायने में दीप सिद्धू का जो संगठन था उसी को टेक ओवर किया है इसने। उसी को ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वही संगठन है जिसने वारिस पंजाब दे नाम का जो हिंसा की थी, वही। तो ये हमें और भारत सरकार को और किसानों को भी समझना पड़ेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा 13 महीने जिस अलगाववादी नेताओं के साथ में फंडिंग के आधार पर देश को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार के उखाड़ने के लिए आंदोलन चला था, वो किसान आंदोलन नहीं था। सही बात है। वो अस्थिर करने के लिए था देश को। तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुनः उन सब चीजों की जांच करनी चाहिए, और ताकि पंजाब में पुनः अलगाववादी ताकतें न पनप सके हर चीज। अच्छा, इसमें एक बार फिर हम पंजाब पे आते हैं। पंजाब के जो चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी, आप देखिए 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ आई। इसमें इस एंगल को आप इससे किस तरीके से जोड़ते हैं? आपको याद होगा कि जाने माने कवि कुमार विश्वास ने पंजाब चुनाव के समय एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल जब मेरे साथ बैठा करते थे दिल्ली में, जब ये अन्ना आंदोलन के समय की बात है, तो उनका कहना था कि मैं देखना, जब मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा तो पंजाब एक अलग स्टेट बनेगा, और उनका ख्वाब तो वहां का प्रधानमंत्री बनने का था। ये अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास ने कहा था, और उनके घर पे पंजाब की पुलिस भेज दी गई थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए। याद है आपको? तो हाँ, बिल्कुल याद है। ये तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये ताकतें अब इतनी सक्रिय हो गई हैं कि पहले इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च किए किसान आंदोलन को 13 महीने तक चलाने के लिए, उसे फंडिंग करने के लिए, और अब मुझे तो लगता है कि जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी है उसमें भी इन लोगों का हाथ है। देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब में जब 13 महीने पंजाब के लोग दिल्ली की सीमा पर बैठ गए और उन्होंने ये तय कर लिया कि जो मौजूदा सरकार है वो पंजाब में खालिस्तान का सबसे बड़ा रोड़ा है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका उस वक्त किसान आंदोलन में आपने देखा होगा अर्जी, हर तरह की उसने सुविधा दी। पर्दे के पीछे से लोगों ने आरोप भी लगाए, वाईफाई लगवा दिए थे वहां पे, वाईफाई की सुविधा इंटरनेट की दे दी गई थी फ्री। तो जब पंजाब का नौजवान और पंजाब का किसान वापस लौटा तो उसने सोचा कि ये सबसे बेहतर एक रास्ता है कि जो हम पंजाब में
खालिस्तान, क्योंकि खालिस्तान के मूवमेंट के लोग सक्रिय हो गए थे कि हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ने ड्रग्स रुकी, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। और आपको हर चीज ये भी बेहतर मेरे से जानते हैं कि जितनी भी भारत का दुर्भाग्य रहा क्षेत्रीय पार्टियां हुई, उनका कभी नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहा। वो हर साम धाम दंड भेद से स्टेट पर आना चाहती है। वो स्टेट अलगाववादी ताकतों के हाथों में चला जाए, वो स्टेट विदेशी फंडिंग पर किसी मोमेंट से भारत सरकार को या देश को अस्थिर करे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो चाहते हैं कि राज्यों में तुम्हारी सरकार आ जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि केंद्र में हमेशा एक ऐसी कमजोर सरकार बने जो हमारा आपने पहले कई प्रधानमंत्रियों के साथ में देखी थी कि उससे फिर राज्य के ये लीडर जो हैं ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि ये पंजाब में 13 महीने किसान आंदोलन में अलगाववादी ताकतों को के द्वारा जो वहां आंदोलन को फंडिंग की कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिला और उसने अपनी सरकार बनाई। और एक ऐसा मुख्यमंत्री उसने पंजाब को दिया है जो वहां ने ड्रग्स रोक रहा है और ने वहां अलगाववादी ताकतों को रोक रहा है। मैं कल भी हर्षी उनका देख रहा था बॉम्बे में, वो कहते कि वहां कुछ नहीं हुआ। मतलब हथियारबंद लोग वहां की पुलिस को धमका रहे हैं सरेआम, और वो कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। ये बहुत मैं समझता हूं कि इसको रोके जाने की जरूरत है, वरना देश में फिर पंजाब हमारा आतंकवाद की तरफ जा सकता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छा, इसमें आपने एक बात कही कि केंद्र में कमजोर सरकारें रही। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस समय जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है, अपने बहुमत से चल रही है और लगभग 9 साल पूरे करने जा रही है, अपने लगातार चल रही है। और इसके अलावा इसी पार्टी की सरकारें बहुत से राज्यों में हैं। तो अब सिस्टम बदला भी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, काफी चीजें बदली भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खासतौर से कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया है थोड़ा सा लचीला रहा है। अब आप बताइए, इसी अमृतपाल ने वहां मीडिया के सामने साफ तौर से यह कहा कि जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ था वही हम अमित शाह का हश्र करेंगे। खुलेआम कहा है उस बंदे ने। तो क्या इस चीज का संज्ञान लेके कोई मुकदमा, कुछ केस दर्ज नहीं होना चाहिए? इसके अलावा पंजाब के थाने पर जिस तरह से हमला किया भीड़ ने, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया, क्या उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था हमला कर? बिल्कुल हर चीज देखो, चाहे सत्यपाल मलिक जी हो, सबसे पहले आपके ध्यान होगा सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर थे, एक संवैधानिक पद पर रहते भी उन्होंने कहा था कि सिखों ने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, और मोदी को एक तरह से ये इनडायरेक्ट में वही धमकी थी जो अमृतपाल जी ने उसको पंजाब में दोहराया है। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि केंद्र सरकार को इन सब चीजों पर और ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए। और ये केवल राज्यों का सब्जेक्ट कानून व्यवस्था होना ये आम बात नहीं है, ये देश की ऐसी ताकतें हैं जो देश की सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। और आपके मैं हर चीज ध्यान दिलाऊं, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो मैंने एक पंजाब के व्यक्ति के इंटरव्यू को पोस्ट किया था। उस व्यक्ति ने ये कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे, वो खुल गया हमसे, खुल के उसने सारी बातें की कि इसके पीछे जो खालिस्तान की ताकतें थी, हम सब वो ताकतें लगी हुई है निश्चित तौर पे। और मौजूदा सरकार जो देश में है वो सरकार कह रहे थे कि हम इस सरकार को अस्थिर करेंगे, और इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है जो इसको मेन सपोर्ट करती है, अधिक सांसद देती है, हम उस सरकार को अस्थिर करेंगे और या उसके चुनाव में उसके खिलाफ जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि मेरे इंटरव्यू में उस व्यक्ति की कई बातें सच हुई थी। और संयुक्त किसान मोर्चे के वे नेता जो 13 महीने दिल्ली में रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन में बीजेपी को हराने के लिए कार्य किया था। तो ये हर चीज निश्चित तौर पे केंद्र सरकार याद है, आपने जिस शख्स की आपने बात की थी, आपने बताया था कि आपके पेट्रोल पंप पे वो शख्स रुका था, आपने आपसे उस विस्तार से बताया था, और आपने ये भी वादा किया था कि किस दिन आपका इंटरव्यू उनसे भी करवाऊंगा। आपने ये बात है ना? हाँ जी। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए, चाहे पूर्व गवर्नर रहे हो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। और अब मैं समझता हूँ कि अभी भी सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा, वरना अगर इसको केवल राज्य का सब्जेक्ट मानकर कानून व्यवस्था को केंद्र सरकार हाथ पाथ धरे बैठी रही तो ये अलगाववादी ताकतें दिल्ली में फिर 20 मार्च को फायदा उठाने का प्रयास करेंगी। उससे पहले निश्चित तौर पर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो तो आप देखिए ना कि जिस समय ये मामला हुआ था भिंडरा वाला और वो सब मूवमेंट उस समय शुरू हुआ था,
आप उस समय तो देखिए, उस समय तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा, सेना भेजनी पड़ी थी जब जाके मामला निपटा था, तब थोड़ी, तब तो हाथ से निकल ही गया था सब कुछ। वो तो हाँ वो तो ये था कि सरकारें दोनों जगह कॉमन थी, वहां भी कांग्रेस थी, वहां भी कांग्रेस थी, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है वास्तव में। और इसमें केवल राज्य का मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाहर बैठी हुई ताकतें, कनाडा में बैठी हुई ताकतें जो हैं हमारे देश के अंदर कर रही है। अभी देखिए, आपको याद बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले शायद कनाडा के ही उच्चायोग का एक वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ सिख, वो जो हैं खालिस्तान समर्थक, हाथ में तलवार लेके हमारा जो काउंसलेट है उसके बाहर पे कह रहे थे कि बाहर निकलो, हम तुम्हें बताएंगे। और अभी मैंने एक वीडियो देखा है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को इस वीडियो में लगाऊं, कि उसमें कनाडा में एक डेमोन्स्ट्रेशन निकल रहा है खालिस्तान समर्थकों का, और भारत माता चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं उसमें। हाँ, तो यही सारी ताकतें तो किसान आंदोलन को फंडिंग कर रही थी भाई। कुछ किसान नेता तो ये भी कह रहे थे कृषि कानून वापसी के बाद में कि इस आंदोलन को अभी हम खत्म नहीं करते, इसको चलाते रहेंगे। क्यों? आखिर कृषि कानून वापसी के बाद भी क्यों कह रहे थे? इसका मतलब फंडिंग हो रही थी। अगर फंडिंग न होती तो कृषि कानून के बाद वे नेता क्यों कहते कि हम किसान आंदोलन को भी अभी और आगे चलाएंगे? वो अपने आर्थिक हित आखिर देख। कौन फंडिंग कर रहा है इनको? रोज रोज वो तथाकथित किसान नेता हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, रोज पूरे देश में फिर देश को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर उनको कौन फंडिंग दे रहा है? निश्चित तौर पे ये जांच होनी चाहिए। अमृतपाल सिंह को कौन फंडिंग कर रहा है? वो इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है। आखिर क्या हो रहा है? ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हम देशवासियों का विषय है। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि आम पंजाब का नागरिक खालिस्तान को बिल्कुल नहीं चाहता, कभी नहीं चाहा उसने, बिल्कुल भी। वो चाहता है कि पंजाब में अमन शांति लौटे, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सरकार वहां इस तरह की ताकतों के सामने घुटने टेक चुकी है, हर्षी। और वो फिर दोबारा से किसान आंदोलन के रूप में जल्दी ही 20 मार्च को हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें देखिए, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन पे भी चर्चा होनी चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें केंद्र को किस तरह से दखल करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, या ये जो मामले अभी सामने आए हैं अमृतपाल और ये जो हमला हुआ है, इसमें एनआईए को जांच दी जाए? इसमें किस तरीके से, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को भी खतरा हुआ था, वो फिरोजपुर जब जा रहे थे, 1 साल पहले की बात है, आपको याद होगा, चुनाव से एकदम पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल याद जब है, उन्होंने कहा बिल्कुल था, याद। उन्होंने चरणजीत चन्नी से कहा था कि बोल देना अपने चीफ मिनिस्टर से कि मैं सुरक्षित निकल आया हूं। प्रधानमंत्री को का इस तरह के सिक्योरिटी में इस तरह का ब्रीच पहली बार देखने को मिला था। इसमें अब केंद्र को या होम मिनिस्टर को इसमें क्या इनिशिएट लेना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे जो दिल्ली में उस वक्त मुकदमा कायम हुआ था, जो एनआईए ने किया था फंडिंग को लेकर, और अब जो हालात हो रहे हैं, इन पर निश्चित तौर में एनआईए को एक्शन लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब ये विदेशी फंडिंग से वहां मूवमेंट चल रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, हिंसक घटनाएं हो रही थी, और हिंदुओं के साथ में वहां अत्याचार किया जा रहा था, तब एनआईए ने एक्शन लिया था। और आपके ध्यान होगा हर्ष जी कि उस एक्शन का इतना बड़ा फायदा हुआ कि आज पत्थरबाजी की घटनाएं वहां करीब करीब रुक गई, फंडिंग रोक दी गई बहुत थी। सारी चीजें। तो जब ये निश्चित तौर पर भारत सरकार को देर किए बगैर इस सारे प्रकरण का, दिल्ली के किसान आंदोलन से लेकर और पंजाब में अमृतपाल के इस मूवमेंट तक की एनआईए को जांच देनी चाहिए, मुकदमा काम होना चाहिए, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तभी ये कार्रवाई रुक सकती है, वरना ये फंडिंग अलगाववादी ताकतों की जारी रहेगी, और देश को अस्थिर करने वाले लोग फिर किसानों के नाम पर, या जैसे शाहीन बाग में मुस्लिमों को बरगला कर किया था मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट को ये करते रहेंगे अलगाववादी ताकतें। यही इसका सॉल्यूशन है कि एनआईए एक इस पर मुकदमा काम करे, केंद्र सरकार उसको गंभीरता से ले और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए समय रहते। चलिए अशोक जी, धन्यवाद। और आगे कोई इस बारे में जानकारी हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल के लिए समय निकालते रहिएगा। ठीक है हर्षी, आप देश के, आपने नेशन के लिए सोचा और मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।